शुक्रिया आप लोग तशरीफ लाए। आज हम लोग दोनों कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट करते हैं। नॉर्थ कश्मीर से उमर अब्दुल्ला साहब लड़ेंगे और सेंट्रल कश्मीर से आगा रूहुल्लाह साहब लड़ेंगे। ये कैंडिडेट्स हमने अनाउंस कर दिए। अब जो आपने वो रिलीज करना है अभी आ रहा है। आप तब तक अगर कोई सवाल हो अब्दुल्ला यहाँ से आप ये 3 MP रह चुके हैं 2019 के बाद। व्हाट द NC अचीव आफ्टर दैट, और आप लोगों से क्या पॉलिटिकल स्ट्रेटजी रहेगी NC के कि कैसे आप लोगों के जहाँ तक स्ट्रेटजी की बात है वो स्ट्रेटजी आप हम पे छोड़ दीजिए ना। स्ट्रेटजी इस तरह मीडिया में इसका ऐलान नहीं किया जाता। जहाँ तक पार्लियामेंट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पार्लियामेंट का रिकॉर्ड गवाह है। आप देखिए डिबेट्स में हमारे जो MPs रहे हैं उन्होंने कितना हिस्सा लिया, कितने सवाल उठाए, कितना उनकी परफॉर्मेंस रही, वो सब आपके सामने है। डेवलपमेंट के लिहाज से जहाँ जहाँ उनको पार्लियामेंट के फंड मिले उनका सही इस्तेमाल हुआ, जहाँ पे उनको लोकल गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखना था कमेटियों के ज़रिए, बाकी चीज़ों के ज़रिए, जहाँ तक हो सके उन्होंने किया। हकीकत ये भी है कि अगर आप देखें तो सबसे मुश्किल 5 साल के पार्लियामेंट के इन MPs के दौर में रहा। इलेक्शन के फौरन बाद 5 अगस्त 2019 का हुआ, हम उसमें से निकलना शुरू कर गए तो कोविड की बीमारी आई। तो ये एक ऑर्डिनरी 5 साल का सेशन नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद मैं ये मान के चलता हूँ कि हमारे MPs जो हैं बिलखसूस मसूदी साहब और फारूक साहब, उन्होंने पूरी कोशिश की कि जम्मू कश्मीर के लोगों के जो जज्बात हैं, उनके जो ख्यालात हैं, उनकी सही तरीके से पार्लियामेंट में तर्जुमानी हो। और आगे जाके भी हमारे जो अब 3 उम्मीदवार जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब ने मंजूर किए हैं, शुमाली कश्मीर से, जनूबी कश्मीर से और सेंट्रल कश्मीर से, आगे भी हमारा यही मौक़िफ़ रहेगा, हमारी यही कोशिश रहेगी। हमारी लड़ाई इस बार किसी इंडिविजुअल के ख़िलाफ़ नहीं है। मेरी लड़ाई अगर आप नॉर्थ कश्मीर में देखें तो लड़ाई किसी कैंडिडेट के साथ नहीं है। मेरी लड़ाई उन ताकतों के साथ है जो उस कैंडिडेट के पीछे खड़े होकर उस कैंडिडेट का सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी लड़ाई साउथ कश्मीर में, सेंट्रल कश्मीर में, नॉर्थ कश्मीर में BJP और मरकज़ की हुकूमत के साथ है। और इसलिए मैंने ये फ़ैसला लिया और तंजीम ने ये फ़ैसला लिया मुझे नॉर्थ कश्मीर से लड़वाने का, क्योंकि मरकज़ का सबसे ज़्यादा ज़ोर अगर आप देखें और BJP का सबसे ज़्यादा ज़ोर जो है वो नॉर्थ कश्मीर पे है। और मैं चाहता हूँ कि नॉर्थ कश्मीर में ही इन ताकतों को जो है शिकस्त दी जाए, और इसलिए तंजीम ने ये सही समझा कि मुझे नॉर्थ कश्मीर से इलेक्शन लड़ने पे जो है हुक्म दिया गया और आगा रूहुल्लाह साहब को सेंट्रल कश्मीर से। उमर साहब, अगर बात करें कई सारी पार्टीज जो हैं, अब जैसा कि आपने भी कहा नॉर्थ कश्मीर में सजाद लोन को सपोर्ट करने जा रही है, क्या आप का समर्थन कांग्रेस वहाँ पे करेगी? आप मुझे पता नहीं आप लोगों को इस बात पे शक क्यों होता है। पिछले दिनों दिल्ली का प्रेस कॉन्फ्रेंस चलिए तो दिल्ली में किया तो आप लोग थे नहीं, लेकिन आपके चैनल्स, आपके रिप्रेजेंटेटिव्स तो वहाँ पे थे। क्या उन्होंने कांग्रेस में किसी तरह का शक आप मतलब वहाँ छोड़ा? कोई गुंजाइश रखी शक की? कांग्रेस ने सीधा कहा कि जम्मू कश्मीर लद्दाख की 6 सीटों पे 50-50 पे फैसला हुआ है। 3 सीटों पे वो हमारी मदद करेंगे और 3 सीटों पे हम उनकी मदद करेंगे। जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब ने पहले ही जम्मू के दौरे में उधमपुर के उम्मीदवार और जम्मू के उम्मीदवार के लिए प्रोग्राम किए हैं। मैं खुद संडे को अपना प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ और चिनाब वैली से जो है कांग्रेस के उम्मीदवार को जितवाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने साथियों को तैयार कर रहा हूँ। इसी तरह कांग्रेस ने भी हमें अश्योर किया है कि चाहे वो साउथ कश्मीर पीर पंचाल की सीट हो, श्रीनगर की सीट हो या बारामूला की सीट हो, जहाँ जहाँ कांग्रेस का असर रसूख है, जहाँ जहाँ उनके वोट बैंक हैं, उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के लिए जो है इस्तेमाल किया जाएगा। सारी पार्टी प्राइम मिनिस्टर मोदी जम्मू में है तो उन्होंने फिर एक बार जो है परिवारवाद की बात उठाई है, फैमिली डायनेस्टी पॉलिटिक्स की बात उठाई है और ये भी कहा है कि अब
काफी डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर की तरफ आएगी, कॉर्पोरेट्स आएंगे, तो इन दो चीजों को आप मेरे से फिर एक बार कैसे देखें? ना मुझे क्या देखना है इसको? कोई नई बात अगर हो तो उस पर पूछ लीजिए ना। वज़ीर आज़म साहब आके तो यही बात करते हैं, हम उनके मतलब प्रोग्रामों का इंतज़ार करते हैं इस लिहाज से कि उनके मुंह से हम कुछ नया सुने। परिवारवाद तो अब 10 साल हो गए उनको ये कहते हुए, और मैंने बार बार आपसे ये कहा है, बीजेपी को परिवारवाद के खिलाफ कोई मतलब उनको कोई इससे आपत्ति नहीं है। They are not opposed to any sort of families in politics. They are opposed to those families who are opposed to the BJP. आप इस बार देखिए जो उनके मैंडेट की डिस्ट्रीब्यूशन रहे हैं, their mandate distribution almost 1/5 is to people who belong to political families. खुद बीजेपी ने मतलब अपने ही लोगों के परिवारवादों को जो है मैंडेट दिए हैं। तो अगर बीजेपी के लिए परिवारवाद ठीक है तो उनको हमारे परिवार से क्यों इतनी आपत्ति? इसलिए क्योंकि हम उनकी मुखालफत करते रहे थे, करते हैं और करते आएंगे भी। इसी स्पीच में एक स्टेटमेंट आया है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि वो दिन दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर को दोबारा स्टेटहुड भी मिलेगा और इलेक्शन भी होंगे, असेंबली भी होंगे। तो आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते? सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला है, हमारे ऊपर कौन सा एहसान कर रहे हैं? एहसान उनके तरफ से तब होता अगर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले उन्होंने हमें इलेक्शन दिए होते। ये तो अब उनकी मजबूरी बन गई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन जो है वो मुकम्मल किए जाने चाहिए। और जहाँ तक स्टेटहुड का सवाल है, अभी तक तो हमें समझा नहीं पाए कि हमसे वो छीना क्यों गया। चलिए 370 जो है उनके मंशूर में दर्ज था कई सालों से, लेकिन जम्मू कश्मीर को एक रियासत के मतलब रियासत से हटा के उसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा देना, ये कहाँ का इंसाफ था? इस फैसले को तो वो सही माने में सुप्रीम कोर्ट में भी इसको समझा नहीं पाए। तो वज़ीर आज़म साहब ने जम्मू में जो तकरीर की उसमें हमारे साथ कोई एहसान नहीं किया। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसी फैसले के तहत उन्होंने बात की। So how do you see contesting from North Kashmir while you are having a stronghold from this my most recent assembly constituency, thanks to the gerrymandering of the BJP, is actually now part of the North. So I am technically a North Kashmir contestant. So as far as a stronghold is concerned, national conferences strongholds are everywhere, and therefore my fight, as I said earlier, my fight is not against an individual in North Kashmir, nor is it against an individual in the center or the south. It is against New Delhi's attempts to prop up its until recently they were proxies. Now we know they're openly BJP candidates. पिछले दिनों तरुण चुग का यहाँ पे आना, अल्ताफ बुखारी के घर जाना, अल्ताफ बुखारी के घर जाके सजाद लोन को वहाँ हाजिरी पे बुलवाना और उनको वहाँ पे हिदायत देना, ये तो अब खुल्लम खुल्ला जो है ये लोग बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं। तो मेरा मुकाबला वहाँ पे किसी एक इंडिविजुअल या किसी रीजनल पार्टी से नहीं है, हमारा मुकाबला जो है सीधा सीधा दिल्ली और बीजेपी है। Prime Minister said that Article 370 was a delusion, and the ground reality in Kashmir proved NC, PDP and Congress a failure because nothing happened on the ground. JNK was not on fire. Everything is fine. How do you react to that? I don't think I need to react. We'll let the people react. मैं अब अगर वाकई प्राइम मिनिस्टर के कहने में इतना दम है तो बीजेपी के कैंडिडेट मैदान में उतारिए, बीजेपी के नाम पे वोट मांगिए। आप जो आपने 370 पे किया, जो आप डेवलपमेंट के क्लेम्स करते हो, जो आप नॉर्मलसी के क्लेम्स करते हो, बीजेपी के कैंडिडेट को मैदान में उतारिए और देखिए कि बीजेपी के उम्मीदवार को कितने वोट मिलते हैं। ये जो A टीम, B टीम, C टीम को आप यहाँ प्रॉप अप इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये छोड़िए। जब आप कहते हो कि आपने इतना सारा कुछ किया है, जब आप कहते हो कि जम्मू कश्मीर में जो है हम लोगों ने कुछ नहीं किया, तो ठीक है, फिर हमारी जमानत जब्त हो जानी चाहिए। हमें हराने के लिए इतनी कोशिशें क्यों? हमें हराने के लिए तरुण चुग साहब को, इन लोगों को एक स्टेज पे लाने की क्या जरूरत? हम तो गए गुजरे हैं, हमने कुछ किया ही नहीं। लोग हमें कबूल नहीं करेंगे। अगर लोग हमें कबूल नहीं करेंगे तो बार बार तकरीरों में हमारा जिक्र क्यों?
बार बार अपनी आपकी एजेंसियों का हमारे खिलाफ इस्तेमाल क्यों? बार बार अपनी तकरीरों में हमें क्यों निशाना बनाया जाता है? ठीक है ना, हमने कुछ नहीं किया। अगर आपने इतना सारा किया तो मेहरबानी करके इन 3 सीटों पे बीजेपी के उम्मीदवार उतारिए और हम देखते हैं ना, अगर उनकी जमानत जब्त नहीं हुई मैं सियासत छोड़ दूंगा। उमर साहब, महबूबा मैडम ने अभी कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हम जम्मू में कांग्रेस का सपोर्ट करेंगे। जो अब कांग्रेस का वोटर कश्मीर में है, वो अब किसको सपोर्ट, वो एनसी को सपोर्ट करे कि पीडीपी को सपोर्ट करे? मैंने पहले भी इस सवाल का जवाब दिया। क्या कांग्रेस की तरफ से इसमें कोई शक की गुंजाइश रह गई? कांग्रेस ने सीधा ना, दिल्ली के जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं खुद बैठा था, कांग्रेस ने खुद उसमें ऐलान किया है कि हमने 3 सीटों पे जो है फैसला किया है और हम एक दूसरे की मदद करेंगे। अब इसके बाद शक की कहाँ गुंजाइश है ना? तो आपके कहने का ये मतलब है पीडीपी को वो सपोर्ट नहीं करेंगे सर? उन्होंने खुद कहा, मुझे कहने की क्या जरूरत है? कांग्रेस ने खुद कहा कि 3 सीटों पे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की मदद करेंगे और 3 सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की मदद करेगी। थैंक यू। और हम मिलके जो है इन 6 सीटों पे, लद्दाख, कश्मीर की 3, जम्मू के 2, इंशाल्लाह इन 6 के 6 सीटों पे हम बीजेपी और उनके जो यहाँ पे मुखौटे हैं उनको हम हरा के रहेंगे। थैंक यू सर। राजनाथ सिंह का एक स्टेटमेंट आया कि अपोजिशन जो है डेमोक्रेसी खतरे में है, बोल रही है, लेकिन जब आमतौर पे लोग कहते हैं कि जिस दौर से हम आज गुजर रहे हैं ये इमरजेंसी से कम नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त इंदिरा गांधी ने थोड़ी सी हिम्मत की और उसको इमरजेंसी का नाम दिया। इस वक्त में इमरजेंसी के हालात हैं लेकिन उसको इमरजेंसी बुलाया नहीं जा रहा है। नहीं तो मुझे बताइए ना, आप जिन चैनलों के लिए काम करते हो, जिन अखबारों के लिए लिखते हो, आपको कितनी छूट है ना सच बोलने की? कितनी छूट है ना? अब आपके कार्टून वालों को हुकूमत के कार्टून बनाने की इजाजत नहीं है ना। आप में से कितने हैं जिनको पुलिस थानों में बुलाया गया है? कितने हैं? मैं आपसे कहूंगा नहीं कि हाथ ऊपर करिए, लेकिन मैं चेहरे से पहचानता हूँ ना। आप में से कितने हैं जिनको आपके नजदीकी थाने में बुला के आपसे पूछताछ की गई हो कि आपने ये क्यों लिखा, या ये बाइट क्यों दी, या आपने फलाने का इंटरव्यू क्यों लिया? अब ये हालात ऐसे हैं कि आप मतलब इस चीज को वो नाम दे नहीं सकते हो जिनको दबी अल्फाजों में जो जिसके तरफ इशारा किया जाता है। लेकिन जमहूरियत आज इतने ही खतरे में, शायद उससे ज्यादा आज खतरे में है बनिस्बत के उस वक्त। उस वक्त इंदिरा गांधी ने तब भी हिम्मत करके फिर इलेक्शन कराए और किसी को इलेक्शन से पहले गिरफ्तार नहीं। और हाँ, ये सही बात है। उस वक्त इलेक्शन से पहले कितने गिरफ्तार हुए थे ना? इमरजेंसी में जो हुए सो हुए, उसके बाद सारे छूटे। इलेक्शन से पहले कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। आज देखिए ना, एक एक करके जहां पे बीजेपी को किसी ऑपोजिशन लीडर का खतरा लगता है, सीधा जाके ना किसी एजेंसी के तहत उनको गिरफ्तार कराते हैं। अगर वाकई ये इमरजेंसी नहीं है तो छोड़िए उनको, आने दीजिए मैदान में, देखी जाएगी फिर अगर बीजेपी का साथ लोग देते हैं या नहीं। बीजेपी कहीं है ही नहीं मैदान में यहाँ पे, वही तो हमारी शिकायत है। बीजेपी की कहाँ मदद होगी ना, वो है ही नहीं यहाँ पे। अगर आप भी मानते हैं कि जो यहाँ पर काम कर रहे हैं वो बीजेपी के इशारों पे कर रहे हैं, तो फिर आप वही बात कर रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ। नहीं तो बीजेपी यहाँ तो कहीं ग्राउंड पे है नहीं। South Kashmir contest. So how do you see the South Kashmir contest? Every election माइक ले लीजिए सर। कोई नहीं, every election is tough. Nobody, at least as far as we are concerned, we don't approach any election as an easy election. But as far as South Kashmir is concerned, again, the confusion is not on our part. We are all set to fight. Please ask the BJP what they are doing. उनका ना कैंडिडेट आज नजर आ रहा है। A टीम, B टीम, C टीम में से कभी कभार वो आजाद साहब से ऐलान करवाते हैं कि वो कैंडिडेट होंगे।
फिर वापस उनका ऐलान जो है होता है कि नहीं जी वो नहीं लड़ेंगे। अब पहले बीजेपी और उनके जो सहयोगी दल हैं वो तय करें कि साउथ कश्मीर की सीट से लड़ कौन रहा है। हमने तो अपना उम्मीदवार जो है मैदान में उतारा हुआ है और इंशाल्लाह कामयाबी की उम्मीद कर रहे हैं। यू हैड अ क्वेश्चन फॉर आगा साहब। Aga sir, you are seeing someone who has not changed his stance since August 5, 2019, and even your political opponents are doing it. What else? Would it be different than the campaign of Ems karo bite. government? Ems karo bite. Ems karo bite. Have you seen? I see this as an opportunity for me to express whatever I have been saying on a larger platform. And while saying larger platform, I don't mean parliament. That's for the people to decide whether I go to the parliament or not. But election campaigning within itself is a platform or a vehicle where one can go and express yourself. And I would try to connect with the sentiment and the aspirations of the people and try to bring out the voice which they otherwise are scared to express or feel fear about expressing. So I would like to use this opportunity more often. This is an opportunity for me more than electoral outcome. I would like to utilize this opportunity for expressing myself, for expressing more than myself, for expressing the aspirations and sentiments of the people of Jammu and Kashmir. Therefore, to answer your question, this is an The opportunity. last speech we heard from you is you actually wanted unity among the parties because that is more important than anything else. Are you disappointed that Unity is always good. I would still stand for unity. Unity is always good, and given the circumstances that we face, I would have been glad if we all were united. But as I said in that speech also, we all need to introspect from all sides. Where and why did we go wrong, and why do we have to part ways? And we should try to mend ways. We can find unity while being in the electoral competition. And electoral outcome is not the end of the day. We still need to fight united. We still need to fight unitedly for our collective existence. So it's not the end of the day for me. I would like to see the whole society, the whole nation of people of Jammu and Kashmir one day feel and understand the need of unity. जहाँ तक आगा साहब ने जो बात की, आगा साहब ने यहाँ के लोगों के जज्बातों की तर्जुमानी की। अब इनके अल्फाज अलग हो सकते हैं, लेकिन आगा साहब ने वही बात की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा से जो हम करते आए हैं। हमने 2019 का फैसला जो है उसको कबूल नहीं किया। जो जम्मू कश्मीर के साथ हुआ 2019 को, वो हमें काबिल कबूल नहीं है। अब हमारे जो अल्फाज हैं, आगा साहब के जो अल्फाज हैं, उनमें फ़र्क हो सकता है, लेकिन जज्बात वही हैं। तो आगा साहब को मतलब ना अपनी बात बदलनी होगी, ना अपने जज्बात बदलने होंगे, ना अपने बात करने का तरीका बदलना होगा। जहाँ तक आपने इत्तेहाद की बात की, हम सब इत्तेहाद चाहते थे। हम में से कोई ये नहीं चाहता था कि हम अलग अलग प्लेटफॉर्मों पर लड़ें। हमने जिस फॉर्मूला के तहत सीटों का बंटवारा किया पार्लियामेंट के लिए, हमने बिल्कुल वही फॉर्मूला इख्तियार किया जो हमने डीडीसी के इलेक्शनों के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन बदकिस्मती से इस बार उनको वो काबिल कबूल नहीं रहा। अब जैसे आगा साहब ने कहा, हमने भी कांग्रेस से जब हमारी बात हुई इंडिया अलायंस को लेके सीट शेयरिंग पे, हमने कांग्रेस से ये कहा कि अगर इस पार्लियामेंट इलेक्शन में हमारे कोई पार्टनर हैं पार्टी जिनको हम अकोमोडेट नहीं कर सकते, हम उन्हें अकोमोडेट करने के लिए पार्लियामेंट के लिए अगर दरवाज़ा नहीं तो कम से कम असेंबली के लिए हम दरवाज़ा खुला रखने के लिए तैयार हैं। और हम अपनी बात से पीछे नहीं हटे। हमारी जो लास्ट बात कांग्रेस से हुई, हमारी यही बात रही कि आगे जाके अगर हालात इस तरह के बने, हम पार्लियामेंट में ना सही तो असेंबली के लिए जो है कोऑपरेशन के लिए अपने दरवाजे खुले रखेंगे। बस Thank you. सर खड़ा होके हाथ में रखिए सर, हाथ में थोड़ा ऊपर, एक शुगर को देखो। भुजन थोड़ा पास सीधे देखिए भुजन। व्हाट्सएप यहाँ से व्हाट्सएप